दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की रायसीना हिल्स के एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक है, दूसरी तरफ साउथ ब्लॉक है। एक तरफ देश के गृह मंत्री का बैठना होता है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का कार्यालय है। यानी राजनीतिक तौर पर सबसे ताकतवर रायसीना हिल्स के दोनों तरफ की वह लाल दीवारों में सिमटी हुई इमारत है, जिस इमारत के भीतर इस देश को चलाने की पूरी कार्रवाई होती है। लेकिन आप जानकर हैरत करेंगे कि बीते एक हफ्ते से सरकार के कामकाज की सांसें उखड़ी हुई हैं। राजनीतिक तौर पर जो हालात चुनाव को लेकर और बीजेपी के भीतर से निकलते हुए संघ परिवार के भीतर हिचकोले खाने लगे हैं, उसमें दिल्ली की धड़कनें इस तेजी से बढ़ जाएंगी, इसकी कल्पना कभी किसी ने की नहीं होगी। कम से कम बीते 10 बरस में तो किसी ने नहीं सोचा होगा ऐसी स्थिति आ जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति आने के ठीक समानांतर सबसे बड़ा सवाल वो कौन सा है जिससे इस दौर में रायसीना हिल्स की कंपकपी छोटी हुई है। दरअसल यह मसला कोई दूसरा नहीं बल्कि राज्यों के चुनाव में भी जिक्र इस देश के कॉरपोरेट के होने का है। यह अपने आप में एक अजीबोगरीब परिस्थिति हो सकती है कि किसी पार्टी का नेता वोटरों को यह समझाने लगे कि उनकी नौकरी कॉरपोरेट ने छीन ली। कॉरपोरेट शब्द से ज्यादा यहां पर अंबानी और अडानी कह सकते हैं। वोटरों को समझाने लगे कि जिस महंगाई के दायरे में आप फंसे हुए हैं उसकी सबसे बड़ी वजह अंबानी और अडानी है। यह भी बताने लगे कि इस देश के भीतर में किसानों के सामने जो मुश्किल है, मजदूरों के सामने जो त्रासदीदायक परिस्थितियां हैं, उसकी वजह अंबानी और अडानी है। राहुल गांधी जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में आज भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर निकल पड़े, उस यात्रा के बीच बीच में जहां जहां वो रुके और उन जगहों पर वहां जो भी उन्होंने कहा, वो बड़ा सीधा संदेश वोटरों के लिए था कि इस देश को चलाते हुए नरेंद्र मोदी नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी तो दरअसल किसी के इशारे पर चलते हैं और वो इशारा अंबानी और अडानी सरीखे कॉरपोरेट का है। तो क्या हरियाणा सरीखे चुनाव में भी भारत की राजनीति केंद्र सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर चुकी है, या प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर चुकी है? यह सवाल आज इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव अक्सर अलग अलग होते रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तर्ज पे तय किया कि अब वो अगले 3 दिनों तक, यानी आज, कल, परसों, तरसों, 3 तारीख के शाम 5 बजे तक हर दिन हरियाणा की सड़कों पर निकलेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि हकीकत क्या है और किस तरीके से इस देश में लूट हो रही है, किस तरीके से अगर हरियाणा के युवाओं को देश छोड़कर विदेश जाना पड़ता है और उस पर एक बड़ी पैसे की रकम खर्च हो जाती है जो लाखों में है, उतने पैसे लगाकर भी वह इस देश के भीतर, वह भी हरियाणा जैसे राज्य में, ना तो कोई धंधा कर सकते हैं, ना किसी बिजनेस में शरीक हो सकते हैं, ना ही उन परिस्थितियों के साथ अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं कि उनके पास 40-50 लाख रुपए हैं। अग्निवीर की परिस्थितियां भी इस देश के डिफेंस सर्विस और डिफेंस प्रोडक्शन के साथ अडानी को मिले हुए एनओसी, जो कि अब डिफेंस के क्षेत्र में बिजनेस करते हैं, और दुनिया के उन देशों के साथ उनके ताल्लुकात हो चले हैं जो हथियार बनाते हैं, उन देशों के साथ प्रधानमंत्री ने अपनी वैदेशिक नीति करीब की बनाई है क्योंकि बिजनेस अडानी का चल सके। यानी भारत की राजनीति में इससे पहले अगर आप इंदिरा गांधी के दौर को याद कीजिएगा तो टाटा बिरला का जिक्र जरूर होता था। राजीव गांधी ने इसीलिए दूरी धीरूभाई अंबानी से बनाई। लेकिन उस दौर में कांग्रेस के भीतर से ही कुछ लोग निकल कर आए और धीरूभाई अंबानी को प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कमरे तक ले गए। लेकिन भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधते साधते प्रधानमंत्री को ही कॉरपोरेट और अंबानी अडानी का पपेट बताते हुए एक ऐसी राजनीतिक लकीर लोगों की जिंदगी से जोड़कर राहुल गांधी खींच रहे हैं, उसमें शायद हरियाणा के भीतर के मुद्दे जो सामान्य तौर पर जातीय समीकरण और 36 बिरादरी के इर्द गिर्द चलते हैं, उसमें भी शायद पहली बार यह सवाल बड़ा हो गया, क्या इस तरीके से राजनीतिक लूट होती और इस तरीके से हरियाणा के भीतर बीते 10 बरस में अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, किसान संघर्ष करता है लेकिन उसकी कीमत मिल नहीं पाती है,
एमएसपी तो आपने बढ़ा दी, लेकिन एमएसपी को कानून में नहीं बदला कि अगर नहीं खरीदेंगे तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। तो आप बोली जो भी लगाते चले जाइए, उसमें किसान भी आ गया, जवान भी आ गया, नौजवान भी आ गया, पहलवान भी आ गया, महिलाएं भी आ गई, और इस देश के भीतर का वह स्ट्रक्चर भी आकर खड़ा हो गया जिस पर या जिसकी लगाम प्रधानमंत्री मोदी के पास है। यानी हरियाणा की जीत हार क्यों महत्वपूर्ण हो चली है, और हरियाणा की जीत हार के बीचों बीच प्रधानमंत्री मोदी और इस देश के कॉरपोरेट अडानी कैसे खड़े कर दिए गए, ये राहुल गांधी ने आज जो जीटी रोड बेल्ट है, उस जीटी रोड बेल्ट पे जब आप जाएंगे तो वो पंचकुला से शुरू होती है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, यहां तक आती है ये पूरी बेल्ट। इसमें 23 सीटें हैं। इन 23 सीटों में से 2014 में बीजेपी ने 21 सीटें जीती थी, 2019 में 12 सीटें जीती थी, कांग्रेस 9 सीट जीत पाई थी। लेकिन इस पूरे के पूरे बेल्ट में पहली बार नजर आ रहा है कि 23 सीटों में से क्या बीजेपी 3 सीट भी जीत पाएगी। जबकि यहां पे जो बड़े नेताओं के नाम आप लेंगे तो उसमें अनिल विज भी आते हैं, उसमें नायाब सैनी भी आते हैं, उसमें सुभाष सुधा भी आते हैं, गुज्जर भी हैं, कुंवरपाल गुज्जर भी है, महिपाल डांग भी है, ये तमाम लोग आते हैं। लेकिन अभी तो पहले दिन की यह रैली और यात्रा थी, और इस रैली यात्रा में राहुल गांधी ने 2 मैसेज बहुत साफ तौर पर हरियाणा के भीतर जो उलझी हुई राजनीति थी उसमें दे दिया। पहली बात तो यही कह दी कि यह कांग्रेस है और मैं कांग्रेस की अगुवाई कर रहा हूं, यानी जिस राजनीति को मैं साधना चाहता हूं, जिस तरीके से चाहता हूं, उसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए। यानी अभी तक जो मैसेज था, क्या ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस है, यह सिर्फ जाट समुदाय की कांग्रेस है? उनसे हटकर शैलजा एक दूसरे रास्ते चल पड़ी थी और माना जा रहा था कि दलित वोट बैंक बिखर जाएगा। 21% दलित वोट है, और अगर नेताओं के आश्रय वोट चलते हैं तो यकीनी तौर पर जब वो शुरू में प्रचार पर नहीं निकली तो वो थम सा गया, रुक सा गया। लेकिन आज बहुत ही शालीनता के साथ राहुल गांधी ने, जो हमारे पीछे तस्वीर लगी हुई है, इसमें आप तस्वीर को देखिए, प्रियंका गांधी है, उनके बगल में शैलजा है, उसके बाद राहुल गांधी है, और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। धीरे धीरे राहुल गांधी पीछे हो गए और एक हाथ जो शैलजा के हाथ में था और दूसरा हाथ जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में था, दोनों हाथों को उन्होंने मिला दिया। यह मोहब्बत की राह है। राहुल गांधी ने बहुत ही सलीके से इन 2 हाथों को मिलाकर हरियाणा की राजनीति में यह संकेत दे दिया कि अगर हरियाणा में जाट और दलित ही एक साथ आकर खड़ा हो जाए और मुस्लिम समुदाय जो कम है, लेकिन अगर ये सब साथ मिलकर सामने आ जाएं तो फिर इसके बाद सुपड़ा साफ तो बीजेपी का हो जाएगा। लेकिन सवाल उसके आगे का है। यह सवाल उसके आगे का इसलिए है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पहला विधानसभा चुनाव हरियाणा में है। और ध्यान दीजिए, राहुल गांधी का टोन बदला नहीं है। राहुल गांधी जिस अंदाज में लोकसभा चुनाव के वक्त कॉरपोरेट या मोदी की इकोनॉमी को निशाने पर ले रहे थे, उस नेक्सस को बता रहे थे, अब उसमें कहीं ज्यादा तीखे स्तर पर वह चोट कर रहे हैं। लेकिन वह अब समझ चुके हैं कि चुनावी जीत हार उस राजनीति का भी खेल होता है जो गांव गांव जाति के हिसाब से, समुदाय के लिहाज से बटी हुई होती है। और इसीलिए एक मैसेज उन्होंने आज खुले तौर पर कई मौकों पर दी। अपनी यात्रा करते वक्त वो लगातार इस संदेशे को दूर करते चले गए कि देखिए, सरकार तो सबकी बनेगी, यानी सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार नहीं होगी। यानी सिर्फ जाट ये ना सोचें कि वह प्रभावशाली हैं, वो ताकतवर हैं तो उनके हिसाब से चीजें चलेंगी। यह मैसेज देने की कोशिश उन्होंने जरूर की है। और राजनीतिक तौर पर हरियाणा के भीतर की राजनीति को साधने के लिए इस दौर में बीजेपी ने 3 हथकंडों को जरूर अपनाया, या कहें 3 हथियारों को जरूर अपनाया। उसमें बड़ा हथियार उन नेताओं को लेकर था जो कांग्रेस छोड़कर निकले, निर्दलीय होकर चल रहे थे, और जहां जहां उनकी ताकत कम पड़ रही थी, अपने ही कांग्रेस उम्मीदवार के सामने बतौर निर्दलीय उनके पीछे बीजेपी खड़ी आई। एक झटके में सभी को, तकरीबन 18 उम्मीदवारों को बाहर कांग्रेस ने कर दिया, 6 बरस के लिए बर्खास्त कर दिया। तो क्या पहला हथियार धराशायी हो गया? दूसरा हथियार,
हर कोई जब जान रहा था कि दरअसल यह इलेक्शन तो हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने और नहीं बनने देने का हो गया है, यानी खट्टर और नायब सिंह सैनी एक झटके में गायब हो गए, महत्वपूर्ण भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द जाट वोटरों की तादाद, उनकी ताकत, इन सब को लेकर अमित शाह अपने भाषणों में लगातार यह कहते रहे कि नौकरी भी मिलेगी तो उसी समुदाय विशेष को मिलेगी, इसमें बाकियों का योगदान नहीं होगा। यानी यह उस 36 बिरादरी के भीतर एक मोटी लकीर खींचने की भी कोशिश हुई जिससे मैसेज जाए वाकई यह चुनाव हुड्डा के सीएम बनने या ना बनने को लेकर हो रहा है। और तीसरे हथियार के तौर पर वही आरक्षण और वही संविधान और वही अग्निवीर का सवाल अपनी परिभाषा के तहत बीजेपी खड़ी करती नजर आई। और ध्यान दीजिए, इन तीनों परिस्थितियों को राहुल गांधी ने शायद अब समझ लिया। पहला मैसेज तो वो इस बात को लेकर समझ गए कि 36 बिरादरी का जिक्र है तो सभी को साथ लाना होगा, सभी की सरकार होगी ये बताना होगा, सभी की सरकार तो सभी के हक के लिए काम करेगी ये कहना होगा। इसीलिए सिर्फ हाथों में हाथ मिलाने की जो तस्वीर आपने चंद सेकंड की देखी उसको भी देखिए, और जिन शब्दों के आश्रय राहुल गांधी ने हरियाणा की राजनीति में यह कहकर दखल दे दिया यह कांग्रेस की सरकार है, यह सभी की सरकार है, इसमें किसी का वर्चस्व या किसी का बढ़त दिखाई देने की स्थिति में कोई नहीं होगा। और शायद यही वजह थी कि लगातार राहुल गांधी जहां जहां घूमते चले गए, कुमारी शैलजा हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, साथ में हालांकि प्रियंका गांधी भी दिल्ली से गई थी, जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे, प्रदेश के अध्यक्ष भी मौजूद थे, तमाम नेताओं की मौजूदगी इस बात का एहसास करा रही थी कि कांग्रेस दरअसल वही कांग्रेस है जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान थी, ये वही कांग्रेस है जो राहुल गांधी उसको जिस रूप में चाहते हैं अब वो सामने आए और उसी रूप में लड़ाई लड़े, यानी पारंपरिक परिस्थितियां गायब हो गई। ये सवाल कैसे रखा जाए इसको भी बाखूबी राहुल गांधी ने रखने की कोशिश की। सरकार बनेगी तो 36 बिरादरियों की सरकार बनेगी, सबकी सरकार बनेगी, न्याय की सरकार बनेगी और भागीदारी सबको दी जाएगी। हरियाणा में अदानी जी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहिए, किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार चाहिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद। मैं हमारे पीसीसी के आप कह सकते हैं राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर चुनावी राजनीति को लेकर इस दौर में हुनरमंद हो चुके हैं, और शायद यही वो वजह है कि वो दो तरफा लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ राज्य की राजनीति को साधना है और दूसरी तरफ राज्य की राजनीति के भीतर जो कटघरा बनाया गया है उस कटघरे में प्रधानमंत्री मोदी और अंबानी अडानी को खड़ा करना है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो धागा पिरोएं उस धागे में वोटरों की वह पूरी कतार हो जो समझने को लिए तैयार हो कि किस तरीके से उनकी अपनी जिंदगी के भीतर अडानी और अंबानी और प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियां प्रवेश कर चुकी है। सामान्य तौर पर ऐसा कभी किसी चुनाव में, वह भी राज्यों के चुनाव में, आपने इससे पहले देखा सुना नहीं होगा। देखा सुना तो यह भी नहीं होगा किस तरीके से 3-3, 4-4 दिनों तक कोई यात्रा करे। जो नजारा आज यात्रा में था तो जाहिर है वो अगले दिन यानी कल, परसों, तरसों भी नजर आएगा। इस यात्रा की भीड़ देखकर आपके जहन में एक सवाल हो सकता है कि बनारस की गलियों में आखिरी दिन चुनाव प्रचार, चाहे 2014 हो या 2019 का लोकसभा चुनाव प्रचार हो या फिर 2024 ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री मोदी इसी तरीके से गलियों के भीतर घूमकर आखिरी वक्त में उस पूरे माहौल में अपने अनुकूल करंट पैदा करने की ताकत रखते थे। लेकिन क्या वो पूरी की पूरी परिस्थिति और पूरी राजनीति इस दौर में पलट चुकी और राहुल गांधी अब जनता के बीच जाने से कतराते नहीं हैं? वो जान चुके हैं कि लोगों के बीच जाकर ही सियासत को साधा जा सकता है या सत्ता पलटी जा सकती है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की पूरी राजनीति इस दौर में शिफ्ट हो गई राहुल गांधी के पास? यह पहला सवाल है।
दूसरा सवाल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के बीच में कहते नहीं थे, सिर्फ हाथ हिलाते थे, माला फेंकी जाती थी, फूलों की पंखुड़ियां बिछाई जाती थी और उस भीड़ और समूह के पीछे गायन करने के लिए पूरा का पूरा इस देश का मीडिया लग जाता था और बताता था क्या चकाचौंध है, किस तरीके की परिस्थिति है, कितनी बड़ी भीड़, तादाद, सब कुछ बताया जाता था। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कोई बता नहीं रहा है, लेकिन राहुल गांधी भी यात्रा के दौर में सिर्फ लोगों से जुड़े मुद्दे यह कहकर नहीं उठा रहे कि आप हमें वोट दीजिए। वो कह रहे हैं उस सत्ता को पलट दीजिए जो अंबानीज और अडानीज के पास है। उस सत्ता को इसलिए बदल दीजिए क्योंकि इस देश के भीतर में संविधान ने सबको बराबर तो माना है, लेकिन आर्थिक नीतियां कुछ प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी बन गई जिसने इस देश की राजनीतिक सत्ता को पाने के बाद इस देश के लोगों के अधिकारों को ही छीन लिया, उनकी जेब में रखा पैसा भी निकाल लिया और उनके जेब में कोई पैसा ना आए इस पर भी अंकुश लगा दिया और पूरा लाभालाभ अपने नेटवर्थ को बढ़ाने में लग गए। और इसके लिए कैसा उदाहरण कोई किस रूप में दे सकता है? अग्निवीर का उदाहरण था, किस तरीके से पेंशन खत्म करने के लिए अग्निवीर प्रणाली आई और डिफेंस में अडानी की कंपनी आ गई, उदाहरण दिया गया। किसानों को लेकर था कि एमएसपी तो है लेकिन खरीद करने वाला कोई नहीं, तो आप कानून बनाते नहीं है। इस दौर में युवाओं को लेकर सवाल थे कि किस तरीके से युवा के लिए मौका ही नहीं बचा कि वह अपनी ही घर की जमीन पर खड़े होकर स्वावलंबी हो सके, वह परिस्थितियां भी छीन ली गई। अब इस प्रक्रिया के भीतर जरा देखिए, इस देश के भीतर हर किसी को पता है सब कुछ सौंपा जा चुका है कॉरपोरेट के हाथों में और आने वाले वक्त में निजीकरण और डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर, यानी प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर जो मोनेटाइजेशन का चेहरा है वो लाखों करोड़ों का है। इस देश की बनती हुई हर नीतियों के पीछे इस देश का कॉरपोरेट है, उसका लाभ है। लेकिन हरियाणा के लोगों के साथ और उनके जहन में इस देश के जो खलनायक हैं उनको कैसे रखा जाए, जो नायक के तौर पर दुनिया के सामने पेश आते हैं, वो हरियाणा जैसी जमीन पर चुनावी दौर में समझ लें कि किस प्रक्रिया के तहत कैसे काम होता है। यह उदाहरण राहुल गांधी लोगों के बीच खड़े होकर दे रहे हैं। तो जरा इस हुजूम को देखिए जो मौजूद है और उस हुजूम के भीतर राहुल गांधी के इस बोलने को देखिए। होती है, आप लोग जमीन खरीदते हो, किसी के पास जाते हो, कहते हो भाई जमीन खरीदनी है, 50 लाख 1 करोड़ रुपए देते हो, वो आपको जमीन देता है, होता है ना, करते हो। अदानी जी को जमीन खरीदने की जरूरत नहीं होती। अदानी जी जाता है, कहता है भैया मुझे ये जमीन अच्छी लग रही है, मोदी जी कहते हैं भैया विकास के लिए इसको अक्वायर करना पड़ रहा है, अक्वायर हो जाती है। अदानी को कोई कंपनी अच्छी लगती है, कहता है भैया बंबई का एयरपोर्ट मुझे अच्छा लगता है, चलो दे मुझे, मोदी जी बंबई का एयरपोर्ट पकड़ा देते। पूरा का पूरा काम 20-25 अरबपतियों के लिए किया जा रहा है। उनके लिए कुछ भी करा जा सकता है, जमीन दी जा सकती है, एयरपोर्ट दिए जा सकते हैं, पोर्ट दिए जा सकते हैं। भाइयों और बहनों, आपको मालूम है कि हरियाणा में ड्रग्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब अदानी के मुद्रा पोर्ट में 3000 किलो हेरोइन पकड़ा गया था तो नरेंद्र मोदी जी ने अदानी में क्या कार्रवाई की? मुझे आप बताओ, जो वहां ड्रग्स पकड़े गए उस पर कौन सी कार्रवाई हुई? यह करप्शन की नई परिभाषा है, आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये। आप कह सकते हैं इस देश के भीतर में करप्शन भी सिस्टम का हिस्सा कैसे बना दिया गया और पॉलिसी मेकर्स ने सोचा कि इसी तर्ज पर इस देश का विकास हो सकता है। यह कल्पना इससे पहले कभी ने किसी ने की नहीं होगी। लेकिन जरा सोचिए इस दौर में कि जब करप्शन का जिक्र होगा और ऐसे वक्त पर हरियाणा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और वो जिक्र करने लगे करप्शन का, ये कह के कि कांग्रेस के दौर में कितना करप्शन था। मौजूदा वक्त में किसी भी एक नेता के ऊपर, जो बीजेपी का नेता, मंत्री, संतरी जो भी हो, किसी पर कोई आरोप नहीं लगा है। तो यह अब समझना होगा कि जिन पारंपरिक राजनीति का जिक्र करप्शन के तौर पर इससे पहले होता था और मौजूदा वक्त में करप्शन जब ऑर्गेनाइज्ड वे में पॉलिसी के हिस्से में जाकर शामिल हो गया है,
तो फिर कोई क्या कह सकता है, क्योंकि कर्नाटक के भीतर अदालत को कहना पड़ा कि वसूली की गई इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर और देश के वित्त मंत्री बीजेपी के अध्यक्ष यानी निर्मला सीतारमण और जेपी नड्डा, और इतना ही नहीं, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और राज्य के जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी थे, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और एफआईआर दर्ज परसों हो गई। एफआईआर दर्ज हुई है वसूली को लेकर, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इस देश में तकरीबन 14,000 करोड़ का खेल हुआ है, जो गैर कानूनी अकाउंट है, गैर कानूनी पैसा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पैसे की उगाही कोई कर नहीं रहा है कि पैसा अगर गैर कानूनी है तो वापस लिया जाए, उन कंपनियों के हवाले किया जाए जिन कंपनियों को दबाव में पैसा देना पड़ा। नहीं, इसकी कोई पहल हो नहीं रही है। लेकिन एक क्षण के लिए राजनाथ सिंह जी को सुनना चाहिए और सुन के समझना चाहिए कि मौजूदा वक्त में मोदी सरकार अगर सिर्फ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कटघरे में थी, अब राज्य दर राज्य वो कटघरे में खड़ी होगी। यह किस मुंह से बात करते हैं लोग? कांग्रेस के लोगों के अंदर जो हिम्मत है, 10 साल से हमारी सरकार केंद्र में चल रही है, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे। अब कोई ये तो कह नहीं सकता है कि राजनाथ सिंह मासूम हैं, वो नहीं जानते हैं, या फिर इस दौर में राजनीति इतने दबाव के साथ और इतनी तीखी हो गई कि कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज करना तो दूर की बात थी, इस दौर में अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी मोदी सत्ता के साथ चलना पड़ेगा, यह उनकी मजबूरी आ गई, कोई कुछ बोलेगा नहीं। और इस दौर में यानी बीते 10 बरस में जिस तरीके की राजनीति साधी गई, उसमें अक्सर माना यही जाता रहा कि दरअसल लोकसभा चुनाव होंगे तब जिक्र केंद्र की नीतियों का होगा। लेकिन राहुल गांधी ने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मौजूदा परिस्थितियों में उस देश के हालात को लाकर लोगों को यह बताने की जब कोशिश कर दी कि देखिए आपके लिए खलनायक कौन है, यह समझ जाइए, तो 2 मैसेज इस देश के लिए बहुत साफ तौर पर अब उभर चुका है। हरियाणा चुनाव के परिणाम भारत की राजनीति पर इसलिए बड़े असरकारक होने वाले हैं क्योंकि हरियाणा के चुनाव खट्टर या नायाब सिंह सैनी के इर्द गिर्द या फिर कुमारी शैलजा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द नहीं रेंगने चाहिए। इस पर मुहर राहुल गांधी ने यह कहकर लगा दी कि दरअसल तमाम मुश्किल हालातों के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां और यारी जो अडवाणी और अडानी के साथ है, या कॉरपोरेट की जो भागीदारी और आर्थिक नीतियों में जो उनका पूरा वर्चस्व है, उसकी लड़ाई है। यह पहला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव भी सामने आने वाले हैं। यानी राज्य दर राज्य वोटर इस एहसास को जीते चले जाए कि वह जिन मुश्किल हालातों में, अगर बैंक जाता है वहां मुश्किल है, शेयर बाजार जाता है वहां मुश्किल है, रोजगार दफ्तर जाता है वहां मुश्किल है, सिलेंडर खरीदने जाए वहां मुश्किल है, कुछ भी किसान एमएसपी पे सामान बेचने की कोशिश करे वहां भी मुश्किल है, तो उसकी जिम्मेदार राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र की नीतियां हैं। क्योंकि बीजेपी अपने आप में एक यूनिट है और उसकी अगुवाई करने वाला व्यक्ति शीर्ष पर है जो प्रधानमंत्री है। यानी हरियाणा चुनाव के बीच एंट्री प्रधानमंत्री मोदी की हो, चुनाव परिणाम सीधे तौर पर उनके पक्ष में या उनके खिलाफ जाए, यह मैसेज राहुल गांधी दे चुके हैं। दूसरा सवाल, जिस तर्ज पर आज विजय यात्रा की शुरुआत की राहुल गांधी ने, जो अगले 3 दिनों तक चलेगी, यह भारत की राजनीति में रैलियां करना या किसी मंच पर खड़े होकर भाषण देना, उससे हटकर यह पहली बार उस राजनीति की दिशा में जा रहा है जहां पर हर चुनाव में अगर राहुल गांधी लोगों के बीच जाएंगे तो यह मैसेज बहुत साफ होगा कि अभी तक जिन नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जाता था, जिनको दौड़ाया जा रहा है, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, लोग नारे लगा रहे हैं, उन सबके बीच एक नेता ऐसा है जो लोगों के बीच पहल करते हुए, उनकी बातों को रखते हुए बता रहा है कि दरअसल केंद्र में एक रायसीना हिल्स है जहां पर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, जहां पर बैठने वाले लोग देश चलाते हैं। उस देश चलाने वाले लोगों में चाहे 3 ही सेक्रेटरी ऐसे हो जो कि ओबीसी एससी एसटी के हों, लेकिन बड़ा सवाल है वो इकोनॉमी जो वहां से निकलती है वह उस कॉरपोरेट के हाथों में है जिसके पांव भारत की जमीन पर नहीं बल्कि उसका अपना नेटवर्थ और पैसा और पूंजी आसमान में लगातार उड़ान भर रहा है। इसीलिए हर दिन वो किसी का कोई प्रोडक्शन करें या ना करें, उनकी कोई कंपनी आपको इस देश में दिखाई दे या ना दे,
लेकिन सुबह होने के साथ ही उनके खजाने में पैसा जाना शुरू हो जाता है। वो मनरेगा के मजदूर भी समझ ले, वह युवक बेरोजगार भी समझ ले, वह किसान भी समझ ले, महिलाएं भी समझ लें और इस देश के भीतर में हाशिए पर पड़ी हुई जातियों से जुड़े तबके भी समझ लें। यह भारत की राजनीति में एक भयावह स्थिति तो है, लेकिन शायद ये परिवर्तन की दिशा में बढ़ते हुए ऐसे कदम हैं जो भारत की राजनीति को पहली बार जड़ से डिगाना चाहते हैं। बहुत हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।